Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see mutual exclusion. But before moving forward, I would like to say one thing, guys. I have seen there are many people who are watching the videos but haven't yet subscribed to the channel. So please do subscribe and also do share it with your friends. So we'll move forward with mutual exclusion. So, in a mutual exclusion, only one process can use a shared resources at a time, preventing conflicts when multiple processes try to access it simultaneously. No starvation, every process should get the requested resource, and this is the section of the program that need exclusive access to shared resources are referred to as the critical section. So, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि कोई एक प्रोसेस है, वो शेयर्ड रिसोर्सेज को एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकेगा, एंड जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई मल्टीपल प्रोसेस है और उनको सेम रिसोर्सेज चाहिए, फिर वो एक दूसरे के साथ उसके लिए लड़ते रहेंगे, एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड इसमें स्टारवेशन नहीं होता, एंड जो भी रिक्वेस्टेड रिसोर्सेस है वो सारे प्रोसेसेस को मिलेंगे, एंड जिस सेक्शन को वो प्रोग्राम का सेक्शन एंड कोई प्रोग्राम के सेक्शन को जो रिसोर्सेस चाहिए तो उनको हम लोग रेफ़र करेंगे एज अ क्रिटिकल सेक्शन। सो नाउ विल सी mutual exclusion centralized approach. So one of the processes in the system is elected as the coordinator and coordinates the entry to the critical sections. Each process that wants to enter a critical section must first seek permission from the coordinator, and if no other process is currently in the critical section, the coordinator can immediately grant permission to the requesting process, and permission is given based on the scheduling algorithm. सो अभी हम लोग देखेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेंट्रलाइज अप्रोच। विद द सेंट्रलाइज अप्रोच से म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे होता है। सो अभी बहुत सारे प्रोसेस है, उनमें से एक प्रोसेस को हम लोग एज अ कोऑर्डिनेटर इलेक्ट करेंगे, जो कि अगर कोई प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो वो सब हैंडल करेगा वो कोऑर्डिनेटर, एंड सारे प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना होता है, लेकिन उन सब को वो कोऑर्डिनेटर से परमिशन लेना पड़ता है। अगर किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो उसको कोऑर्डिनेटर से परमिशन लेना पड़ता है, एंड अगर करंटली कोई क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस नहीं है तो वो कोऑर्डिनेटर इमीडिएटली जो पहला रिक्वेस्ट आया है उसको वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए परमिशन दे देता है, एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बेसिस पे वो परमिशन मिलता है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेंड्स आउट अ रिक्वेस्ट मैसेज, कीप्स वेटिंग फॉर रिप्लाई मैसेजेस फ्रॉम अदर प्रोसेसेस, and it enters the critical section as soon as it received reply message from all processes, and after it finishes executing in the critical section it sends reply message to all processes in its queue and deletes from its queue. उसके बाद क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जो कि रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करते रहता है एंड रिप्लाई मैसेजेस के लिए वेट करता है, एंड बाकी अदर प्रोसेसेस से रिप्लाई मैसेज का वेट करते रहता है, एंड जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होता है, जैसे उसको मैसेज रिसीव होता है रिप्लाई मैसेज सारे प्रोसेसेस से, वो खुद क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाता है, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है, एंड उसका टास्क एग्जीक्यूट होने के बाद क्रिटिकल सेक्शन में वो सारे प्रोसेसेस को रिप्लाई मैसेज सेंड कर देता है, एंड जो भी उसका क्यू में था वो एंट्री डिलीट कर देता है। सो दिस इज़ द डायग्राम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन विथ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन understand how mutual exclusion works in centralized approach. So here we can see there are total 4 processes and they have chosen one process as a coordinator,
you can see that in the center, that is PC, and P1 is process 1, P2 process 2, and P3 process 3. Here we can see in the top right corner we have written PC stands for coordinator, then P1, P2 and P3 are the processes which want to enter critical section and request to the PC, that is coordinator. So here we can see the request it sends and what reply it gets back from the coordinator. So first process 1, it requests to the PC, and then as there is no critical currently there is no process in a critical section, it directly grants permission to the process 1, and then request 2 also processes request for the critical section, but now currently the process 1 is in critical section, so it doesn't grant permission to the process 2, and it will stay in so now it will stay in the queue, and similarly it will receive a critical section request from process 3 as well, and similarly, as process 1 is in critical section and process 2 has already sent a critical section, it was in a queue, and now P3 has sent the request for critical section, then it will put these two in a queue, that is first P2 and then P3, and as soon as it receives a message from P1 that it is done with using the resources, then it releases all the resources, and then process coordinator checks the queue, and as P2 is first in the queue, so it grants permission to P2, and now P3 still waits in the queue, and similarly how P1 sent the message for after using the resources, P2 will send request to PC that I have used the resources and I want to release. Then after releasing, now only P3 is remaining in the queue. Then it will grant access to the P3. And after P3 is done with using the resources, it will send message to the PC, and the queue will be empty. In this way, we can prevent the conflicts when multiple process want to use the same resources. सो ये डायग्राम की हेल्प से हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेंट्रलाइज अप्रोच को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं PC है कोऑर्डिनेटर एंड P1 P2 P3 है प्रोसेसेस जो कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कोऑर्डिनेटर को. PC भी प्रोसेस ही है. सो अभी क्या होता है P1 वो रिक्वेस्ट सेंड करता है PC को कि मेरे को अभी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है और रिसोर्सेज को यूज़ करना है. तो अभी क्रिटिकल सेक्शन में कोई दूसरा प्रोसेस है नहीं, तो PC उसको डायरेक्टली परमिशन ग्रांट कर देता है. लेकिन साइमल्टेनियसली अभी P2 को भी रिसोर्सेज यूज़ करना है, तो उसको PC को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अभी क्रिटिकल सेक्शन में आना है. लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में तो P1 है, तो अभी P2 को डालेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा. तो क्या होता है कि उसको क्यू में लगा देता है P2 को, एंड P2 के बाद अभी P3 को भी वो क्रिटिकल सेक्शन में आना है, तो वो भी PC को रिक्वेस्ट सेंड कर देता है कि मुझे भी अभी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है और रिसोर्सेज को एक्सेस करना है. लेकिन जब तक P1 वो रिलीज़ नहीं करता तब तक P2 और P3 को वो रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले. सो अभी P1 क्या करता है, उसका रिसोर्सेज यूज़ होने के बाद वो कोऑर्डिनेटर को बताएगा कि अभी मेरा रिसोर्सेज यूज़ करके हो गया एंड मैं अभी उनको रिलीज़ कर रहा हूँ. फिर जैसे ही वो रिलीज़ होते हैं, अभी P2 और P3 तो क्यू में लगे, तो PC अभी चेक करेगा कि पहला कौन है क्यू में. तो अभी पहला है P2, तो वो P2 को वो एक्सेस करने के लिए दे देगा. फिर वो P2 अपना क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा. अभी फिर भी अपना P3 क्यू में ही है, तो P2 का जैसे ही अभी रिसोर्सेज यूज़ करके होता है वैसे वो रिलीज़ कर देगा, PC के पास उसको रिक्वेस्ट देगा. फिर
पीसी अभी चेक करेगा कि कोई क्यू में है क्या, एंड अपना फिर भी उधर है जो कि है P3, तो वो अभी जो भी रिसोर्सेज है उनका एक्सेस P3 को देगा एंड P3 अभी क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा एंड P3 का जैसे ही रिसोर्सेज यूज़ करके हो जाता है वो रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देगा एंड क्रिटिकल सेक्शन से आउट होगा एंड फिर वो एंड जैसे उनका वो क्यू में से उनको क्रिटिकल सेक्शन मिलता है वैसे ही अपना वो डेटा इससे क्यू से डिलीट कर देते हैं। So this was it for the mutual exclusion, and I hope you found this video helpful, and if you did guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and do share it with your friends. And like, share, subscribe really means a lot to me, and thank you for watching till here.